नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार को 55 रुपए प्रति केजी और 70 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले दो चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत लागत 65 रुपए प्रति केजी हो। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, दोनों प्रकार के चावल के मात्रा का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा के दोनों प्रकार के चावल के मात्रा का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले प्रकार के चावल का रेट क्या दिया हुआ है? पहले प्रकार के चावल का रेट दिया हुआ है 55 रुपए प्रति केजी। दूसरे प्रकार के चावल का हमें रेट क्या दिया है? 70 रुपए प्रति केजी। और हमें मिश्रण का रेट क्या दिया? मिश्रण का रेट दिया हुआ है 65 रुपए प्रति केजी। तो देखिए जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? जो हमारा बट्टे में रहता है उसी का रेशियो निकल के आता है। यानी बट्टे में क्या है? केजी है। यानी जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। यानी हम 70 में से 65 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद हम 65 में से 55 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा? 5:10। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से एक बार में जाएगा, 10 जो है 5 से दो बार में जाएगा। यानी मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया? 1:2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 1:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए और 48% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? अब देखिए हमसे पूछ कर टोटल 5% पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ वेन डायग्राम लगा के टोटल 5% निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया कि 53% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो रहे हैं। 53% विद्यार्थी जो है वो विज्ञान में फेल हो रहे हैं। विज्ञान में कितना फेल हो रहे हैं? 53%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया कि गणित में 48% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। गणित में कितने फेल हो रहे हैं? गणित में कितने फेल हो रहे हैं? 48% विद्यार्थी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया कि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। 40% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। अब देखिए साइंस में 53% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और दोनों विषय में 40% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो केवल साइंस में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे? केवल साइंस में 13% विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे। अब देखिए मैथ में 48% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और दोनों विषय में 40% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। यानी केवल मैथ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे? केवल मैथ में 8% विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ से टोटल फेल प्रतिशत निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल फेल प्रतिशत निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 + 13 यह हमारा हो जाएगा 53। 53 + 8 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 61। यानी टोटल जो है फेल प्रतिशत कितना हो गया? 61%। अब देखिए कुल विद्यार्थी का जो संख्या होगा वो अपने अपने क्या होगा? 100%। तो देखिए 100% में से 61% विद्यार्थी फेल हैं। यानी 5 कितने होंगे? 5 कितने होंगे? 39%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 39% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए 1 दर्जन खिलौने का हमें सीपी क्या दिया? 375 रुपया दिया है। हमें 1 दर्जन खिलौने का सीपी क्या दिया है? 375 रुपया दिया। अब देखिए 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। यानी 12 खिलौने का हमें सीपी क्या दिया? 375 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहां से एक खिलौने का सीपी निकाल सकते हैं। एक खिलौने का सीपी क्या हो जाएगा? 375 बटा 12 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 12 से काटेंगे तो ये 12 से कितने बार में जाएगा? 12 से 3 बार में जाएगा। 12 × 36 हाथ में 1, ये हमारा 15 हो जाएगा। 15 12 से कितने बार में जाएगा? एक बार में। हाथ में क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। हम दशमलव लगाएंगे, एक 0 आएगा, 30 हो जाएगा। 30 जो है 12 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। हाथ में क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। एक और 0 लेके आएंगे, 60 हो जाएगा। 60 12 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी एक खिलौने का सीपी क्या निकल के आ गया? 31.25 रुपए निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में एक खिलौने का एसपी क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में एक खिलौने का एसपी दिया हुआ है 33 रुपया। अब देखिए सीपी कितना है? 31.25 रुपया और एसपी कितना है? 33 रुपया। यानी यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है?
31.75 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 31.25 रुपए पर गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा दशमलव से दशमलव कट जाएगा। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से जाएगा 7 बार में। इसे अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 25 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 62। 62 25 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में, हाथ में क्या जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा 125। 125 25 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा, 125 25 से 5 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम 7 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28/5%। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में, हाथ में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। हम एक दशमलव लगाएंगे, एक हमारा 0 आएगा, 30 हो जाएगा। 30 5 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? यहां से हमारा निकल के आ गया 5.6%, यानी प्रॉफिट कितने का होगा? 5.6% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक आदमी ने प्रत्येक 6,07,50,000 रुपए के मूल्य पर 2 फ्लैट खरीदे। उसने एक फ्लैट 10% लाभ पर और दूसरा 15% हानि पर बेचा। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? हमें क्या निकालना है? ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रत्येक का जो सीपी है 6,07,50,000 रुपए है, यानी दोनों का सीपी हमें क्वेश्चन में क्या दिया? बराबर दिया है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, एक को जो है 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से इन दोनों प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। और 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए हम यहां से दोनों के सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से दोनों के सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले फ्लैट का अगर सीपी 10 यूनिट होगा तो 10 पे 1 का अगर लाभ होगा यानी एसपी कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। अब देखिए दूसरे फ्लैट का सीपी अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे अगर 3 का हानि होगा यानी एसपी कितना हो जाएगा? 17 यूनिट। अब देखिए यहां से दोनों का सीपी क्या निकल के आ रहा है? एक का सीपी निकल के आ रहा है 10 यूनिट और दूसरे का सीपी निकल के आ रहा है 20 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों का सीपी क्या है? बराबर है। तो हम यहां भी दोनों का सीपी बराबर करेंगे। अब देखिए इस 10 और 20 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर इस 10 में अगर हम 2 से गुना कर ले तो ये बराबर हो जाएगा। अगर हम यहां 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना होगा, हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना होगा। अब देखिए यहां से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20:22 और ये हमारा क्या है? 20:17। अब देखिए दोनों का सीपी हमारा बराबर हो गया। हम क्या करेंगे? यहां सीपी को सीपी से ऐड कर लेंगे और एसपी को एसपी से ऐड कर लेंगे, यानी उसका टोटल जो है सीपी कितना हो जाएगा? 40 यूनिट और टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 22 में अगर हम 17 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा? 39 यूनिट। अब देखिए खरीद के लेके आया होगा 40 यूनिट में और बेच रहा है कितने में? 39 यूनिट में, यानी यहां उसे क्या हो रहा है? 1 यूनिट का हानि हो रहा है। 1 यूनिट का हानि हो रहा है कितने पर? 40 यूनिट पर। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा टोटल हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर हम 4 से 10 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? ये चला जाएगा 2.5 बार में, यानी उसे जो है 2.5% का हानि होगा। हमारा ओवरऑल हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 2.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 रुपए है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? पर्स का विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट दिया हुआ है। पहला डिस्काउंट कितना दिया? 10% दिया हुआ है। पहला डिस्काउंट 10% दिया है। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? दूसरा डिस्काउंट 20% दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस डिस्काउंट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। और 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब देखिए पहले जो है उसका मूल्य अगर 10 यूनिट होगा, पहले जो है उसका मूल्य अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया होगा, यानी उसका मूल्य कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया होगा। अब देखिए बाद में उसका मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया होगा तो मूल्य कितना हो गया होगा? 4 यूनिट। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 10 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 और 9 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 36। यानी उसका अंकित मूल्य अगर 50 यूनिट होगा
तो 2 डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया होगा, विक्रय मूल्य 36 यूनिट हो गया होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य कितना दिया, 2250 रुपया, और यहां हमारा अंकित मूल्य क्या है, 50 यूनिट। यानी इस 50 यूनिट का वैल्यू, इस 50 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2250 रुपया दिया हो, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम इसे 50 से काटेंगे तो ये 50 से कितने बार में जाएगा, 45 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 45 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से 36 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 36 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 45 रुपया है, तो 36 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 में अगर हम 36 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 270, 270 का जीरो हाथ में क्या हो जाएगा 27। उसके बाद हम 45 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 135। 135 में अगर हम 27 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 135 में 27 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 162। ये हमारा कितना हो जाएगा 162। यानी यहां से हमारा विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 1620 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1620 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 25% के बराबर है, मूलधन के 25% के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। तो देखिए हम यहां से मान सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर 4 यूनिट होगा, प्रिंसिपल अगर 4 यूनिट होगा तो 4 यूनिट पर 1 यूनिट का ब्याज मिला होगा, और यहां ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, यानी एसआई जो है कितना मिला होगा, 1 यूनिट मिला होगा। और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 5 वर्ष का। यानी हमें यहां से ये पता चल गया, कि 1 यूनिट का ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा है, 5 वर्ष में मिल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्षों में मिलेगा। तो देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है। तो देखिए 1 यूनिट का ब्याज मिलने में 5 वर्ष का समय लग रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का ब्याज मिलने में कितने वर्ष का समय लग जाएगा। देखिए हमें इस 1 को अगर 4 बनाना है तो हमें 4 से गुना करना पड़ रहा है। अगर हम इस साइड 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा। 5 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। यानी 4 यूनिट का ब्याज मिलने में कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5000 रुपए की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना, CI माइनस SI निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 5000 रुपया दिया है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 5000 रुपया दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 8% दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, 3 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं CI माइनस SI, हमसे पूछ क्या रहे हैं, CI माइनस SI पूछ रहे हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां सबसे पहले 3 वर्ष का हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे। हम सबसे पहले 3 वर्ष का हम यहां साधारण ब्याज काउंट करेंगे। तो देखिए जब ब्याज हम साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 5000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400 रुपया। यानी पहले साल हमें 400 रुपये का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 400 रुपये का, और तीसरे साल भी हमें 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। तो देखिए जब हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। यानी हमें पहले साल प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। दूसरे साल जब हम ब्याज काउंट करते हैं तो दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज का भी हमें ब्याज मिलता है। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 8% यानी 400 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 8% यानी 400 रुपये ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 400 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 रुपया। अब देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ते हैं तो देखिए 32 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64।
अब देखिए हमारा 64 कैसे निकल के आया। देखिए जब हम तीसरे साल ब्याज काउंट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के दर से तो हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, यानी 400 रुपया ब्याज मिलेगा। प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा, यानी 400 प्लस 400, 800 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64 रुपया। बच के आ गया हमारा 32, यानी 32 का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 32 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 के 6, हाथ में 1, 24 एक 25। अब देखिए 100 से भाग देंगे तो 2 अंक से पहले हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 2.56 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे CI माइनस SI, हमसे पूछ क्या रहे CI माइनस SI। तो देखिए जब हम साधारण ब्याज काउंट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, 400 प्लस 400 प्लस 400 का ब्याज मिल रहा था। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करें तो हमें ये तो मिल ही रहा है, प्लस का हमें क्या मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है। तो देखिए जब हम CI माइनस SI निकालेंगे तो केवल हम इसे ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI माइनस SI निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 ये हमारा हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 98.56 रुपया, यानी CI माइनस SI क्या निकल के आ गया, 98.56 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 98.56 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया 10 दिन, दूसरा समय क्या दिया 16 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ 10 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 16 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 10 और 16 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 80। तो हम टोटल काम को यहाँ मान लेंगे 80 यूनिट, हम यहाँ टोटल काम को मान लेंगे 80 यूनिट। अब देखिए इस 80 यूनिट काम को जब ए कर रहे हैं, इस 80 यूनिट काम को जब ए कर रहे हैं तो 10 दिन का समय लग रहा है, और इस 80 यूनिट काम को जब अकेले बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 16 दिन का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 10 दिन में 80 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 8 यूनिट काम कर रहा होगा। और बी जो है 16 दिन में 80 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि वे दोनों बारी बारी से एक दिन के लिए काम करे और काम की शुरुआत ए करे, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी पहला दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। पहला जो है एक दिन, पहला जो है एक दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दूसरा एक दिन में काम कौन करेगा, दूसरा जो है एक दिन में बी काम करेगा। तो बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब देखिए यहां तक हमारा टोटल समय क्या हो गया, 2 दिन का। यहां तक हमारा टोटल समय हो गया 2 दिन का, और काम कितना हो गया, 13 यूनिट काम हो गया। अब देखिए हमें टोटल काम कराना कितना है, 80 यूनिट काम कराना है। तो देखिए हम इस 13 में क्या चीज से गुना करें ताकि ये हमारा 80 या 80 के करीब बन जाए। तो देखिए 13 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा। हम इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 78। अब देखिए अगर हम इस साइड 6 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 6 से गुना करना होगा। 2 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 दिन। यानी इस तरीके से 78 यूनिट काम होने में 12 दिन का समय लग जाएगा, और हमें टोटल काम 80 यूनिट कराना है। यानी अभी जो है 2 यूनिट काम शेष बच गया है। अब देखिए 12वें दिन कौन आया होगा, बी आया होगा। यानी 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। और शेष काम कितना है, 2 यूनिट है। और ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, यानी 2 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 2/8 दिन का। यानी ये हमारा हो जाएगा 1/4 दिन। 2 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा, 1/4 दिन का। यहां से हमारा टोटल समय क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा टोटल समय निकल के आ गया 12 + 1/4 दिन। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 सही 1/4 दिन। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 12 सही 1/4 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य के 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के इफिशियंसी का हमें रेशियो क्या दिया है, इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा होगा,
और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वे दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में 10 से 1/2 दिन का समय लग रहा है। यानी टोटल समय हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 10 से 1/2 दिन का दिया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 21/2 दिन। यानी टोटल समय हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 21/2 दिन दिया है। अब देखिए हम यहां से टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के एफिशिएंसी में दोनों के द्वारा लिए गए समय से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट तो बी का एफिशिएंसी कितना है 7 यूनिट, यानी दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। दोनों के एफिशिएंसी में दोनों के द्वारा लिए गए समय से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 से 10 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से अगर हम 21 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105 यूनिट। यानी टोटल काम क्या निकल के आ गया, 105 यूनिट काम निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि वे दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, वे दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं। तो देखिए 8 दिन में दोनों जो है कितना काम कर पाएंगे, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो बी एक दिन में 7 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 8 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 80 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए काम टोटल है कितना, 105 यूनिट, जिसमें से 80 यूनिट काम हो गया, यानी शेष कितना बच गया, 25 यूनिट काम शेष बच गया। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि शेष कार्य के 60% कार्य को ए अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए 25 का अगर हम 60% निकालेंगे, 25 का अगर हम 60% निकालेंगे तो इस काम को अगर ए अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी से इस काम में हम भाग देंगे। तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, हम इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा ए का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से 60 कितने बार में जाएगा, 15 बार में। 3 से 15 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यहां से हमारा समय क्या निकल के आएगा, 5 दिन। यानी शेष काम के 60% काम को अगर अकेले ए करेगा तो ए को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 5 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 15, 30 तथा 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी तथा सी क्रमशः 6 AM, 8 AM और 10 AM पर खुलते हैं। टंकी कब भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 15 घंटा, 30 घंटा और 40 घंटा। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे तो समय हमारा क्या दिया, 15, 30 और 40। तो 15, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 120। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 120 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 घंटा का समय लग रहा है। 120 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, बी भर रहा है तो 30 घंटा का समय लग रहा है। और 120 यूनिट पानी जब सी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 40 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां से तीनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 15 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 8 यूनिट। बी जो है 30 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 4 यूनिट। और सी जो है 40 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए यहां से तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 AM में पाइप ए को खोला जा रहा है, 8 AM में पाइप बी को खोला जा रहा है और 10 AM में पाइप सी को खोला जा रहा है। तो देखिए 6 AM से 8 AM तक समय कितना हो गया, 6 AM से 8 AM तक समय कितना हो गया, 2 घंटा। अब देखिए इस 2 घंटा के लिए केवल कौन काम किया होगा, पाइप ए। तो देखिए पाइप ए 2 घंटा अगर अकेले काम करेगा तो टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा। ए जो है 1 घंटा में 8 यूनिट पानी भर रहा है तो 2 घंटा में कितना पानी भर देगा, 16 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए 8 AM में बी भी खुल गया, यानी यहां से कौन कौन काम करना स्टार्ट कर देंगे, ए और बी। ए जो है पहले से खुला हुआ था और 8 AM में बी भी खुल गया। तो देखिए 8 AM से 10 AM तक समय कितना होगा, 8 AM से 10 AM तक समय कितना होगा, 2 घंटा। अब देखिए इस 2 घंटा के लिए कौन कौन काम किया होगा, ए प्लस बी। इस 2 घंटा के लिए ए प्लस बी काम किए होंगे। अब देखिए ए जो है 1 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है और बी 1 घंटा में 4 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 12 यूनिट। देखिए 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 2 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 24 यूनिट। अब देखिए 10 AM तक कितना पानी भर गया, 10 AM तक टंकी के अंदर 16 + 24 ये कितना हो जाएगा, 40 यूनिट।
अब देखिए मैं टोटल पानी भरना कितना था 120 यूनिट, जिसमें से 40 यूनिट पानी भर गया, यानी शेष भरना कितना बाकी रह गया। 120 में से हम माइनस करेंगे 40, ये हमारा कितना हो जाएगा 80, यानी शेष जो है 80 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए 10 AM में सी भी खुल गया, यानी 10 AM से तीनों एक साथ काम करेंगे। ए और बी पहले से खुले हुए थे और 10 AM में सी खुल गया, यानी तीनों पाइप जो है एक साथ अब काम करेंगे। अब देखिए तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए इस शेष 80 यूनिट पानी को भरेंगे। तो देखिए ए जो है एक घंटा में 8 यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 घंटा में 4 यूनिट और सी 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा 15 यूनिट। अब देखिए तीनों मिलकर जब काम करें, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भर पा रहा है, तो 80 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा। तो देखिए हम इस 80 यूनिट में तीनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी हम इसमें 15 से भाग देंगे। अब देखिए इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 16 बार में और ये 5 से जाएगा 3 बार में। अब देखिए यहां से हमारा समय क्या निकल के आ गया 16/3 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 से ही 1/3 घंटा। देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 घंटा और 1/3 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। अब देखिए टंकी जो है कितने बजे भर जाएगी, 10 AM से 10 AM के बाद 5 घंटा 20 मिनट बाद जो है टंकी भर जाएगी, यानी 10 AM में अगर हम ऐड करेंगे 10 AM में अगर हम ऐड करेंगे 5 घंटा 20 मिनट तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3:20 PM। ये हमारा क्या हो जाएगा 3:20 PM, यानी 3:20 PM में टंकी जो है पूरी तरीके से भर जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:20 PM। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।